मैडम 4,000 में प्राइवेट एम्बुलेंस से करके हॉस्पिटल जाती हैं। 16 तारीख की सुबह से बैठे हैं कि डॉक्टर पेशेंट को ढूंढ रहे हैं कहाँ उन्हें, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप अल्मोड़ा आइए, आपका स्वागत है। के लिए यहाँ पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे आप लोग मत आए हमारे संग। हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अल्मोड़ा गांधी पार्क से। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है पार्क के अंदर। नहीं, हम नजर बनाए रखेंगे, आंदोलनकारी है, हमको आने नहीं देंगे। मैडम रजिस्टर में साइन भी करके जाइएगा। रजिस्टर में साइन। हाँ हाँ। नरेंद्र सिंह बिष्ट है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय महिला। मेरा नाम कृष्ण गोस्वामी है, मैं केंद्रीय मंत्री हूँ उत्तराखंड क्रांति दल का। यहाँ पर कुछ लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य सुधार आंदोलन चला हुआ है गांधी पार्क में। बताइए आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम स्वास्थ्य सुधार के मामले बैठे हैं, जो मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार चल रहा है वर्तमान में, उसके लिए बैठे हैं। क्योंकि दवाइयाँ डॉक्टर सारे बाहर लिख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें बंद है, कह रहे हैं हमारे पास डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है जहाँ डॉक्टर एनएम जीएनएम की ट्रेनिंग चल रही है, जहाँ से डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, उनके पास खुद ही डॉक्टर नहीं तो वो क्या पढ़ा रहे होंगे। ये एक सोचने का विषय है। और गरीब जनता का बहुत आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, क्योंकि दवाइयाँ सब बाहर लिख दी जाएगी। इसलिए इन एम्बुलेंस नहीं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज में केवल 2 एम्बुलेंस हैं, और जो जिसमें 300 दवाई का आश्वासन सरकार देती है प्रधानमंत्री औषधालय में, उसमें केवल 84 की लिस्ट उनको दे रहे हैं। और दवाई सब बाहर मेडिकल से लिखी जा रही, महंगी महंगी दवाइयाँ। तो इसके खिलाफ और इस नीति में सुधार हो, शासन प्रशासन की नींद जागे, सरकार की नींद जागे। इसलिए हम सब युवाओं ने मिलकर जो है नरेंद्र सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में हमने ये आंदोलन शुरू। नमस्कार। हम आप कितने दिनों से धरने में बैठे हैं यहाँ पर? हम 16 तारीख की सुबह से बैठे हैं। सबसे पहले जब हमारा धरने की शुरुआत हुई थी वो बेस अस्पताल के गेट से हुई थी, तो शाम तक हमने वहाँ धरना किया था। उसके बाद हमको पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ खदेड़ दिया गया, अपनी गाड़ियों में डालकर यहाँ ले आए गए। तो अभी हमको करीब 120 घंटे से ज़्यादा होने वाला है। तो इस कड़कती खुली आसमान के नीचे दिन रात हम ऐसे बैठे हुए हैं। सोचिए, एक बड़ा सोचने का विषय है कि इतना बड़ा हमारा जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़े के बीचों बीच में हम बैठे हुए हैं सेंटर में। तो डीएम यहाँ से गुजरता है, प्रशासन गुजरता है, हमारे बड़े बड़े प्रतिनिधि गुजरते हैं, विधायक गुजरता है, पर हर कोई नज़र फेर के जा रहा है। इंडायरेक्टली उनका ये कहना है कि भाई अल्मोड़ा वालों, हम लोग जो बैठे हुए हैं अल्मोड़ा के वासी, अल्मोड़ा वालों तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सभी लोग करप्टेड है। इस बहुत बड़े ये जो दवाइयों का माफिया है, ये बहुत बड़ा एक ग्रोह है। तो इसमें सब लोगों को अपना कमीशन जाता है, तो कोई इसमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम पिछले 120 घंटों से यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। एक दुर्भाग्य है हमारा कि सोचिए, अगर हम इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं 20 सेंटर में, तो दुरुस्त गाँव में कहीं किसी व्यक्ति विशेष का, माता जी को, पिताजी को अस्पताल प्रशासन की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, तो उनकी कौन सुनेगा? इतने लोगों की अगर हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो एक सोचने का विषय है। प्रशासन ने जो अपनी सरकारें हमारी कह रही है कि भाई हम विश्वगुरु है, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि विश्वगुरु है तो भाई हम केवल दवाओं के लिए क्यों लड़ रहे हैं। कल की जो घटना हुई है हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की चकुटिया में, 2 महिलाओं पे भालू का हमला हुआ और एक व्यक्ति पे बाघ का हमला हुआ है, और उन तीनों को अल्मोड़ा रेफ़र किया गया है। जब अल्मोड़ा की स्थिति ये होगी तो उनका क्या इलाज होगा यहाँ पे? ये एक बहुत बड़ा सोचने का। वही हमारी डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, और उनको एक तो पहले उनको गाड़ी नहीं मिलती है, 108 नहीं मिलती, फिर वो 4,000 में प्राइवेट एम्बुलेंस से करके हॉस्पिटल जाती हैं, और हॉस्पिटल रेफर सेंटर बना दिया। हर अल्मोड़ा आते हैं, अल्मोड़ा से हल्द्वानी जाने तक जच्चा बच्चा दोनों की डेड हो जाती है। तो ऐसी स्थिति बन गई। वही सुशीला तिवारी में उनका नंबर नहीं आता है। तो ये
उनको डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। दवाइयाँ बाहर से लिखना बंद कर दी है उन्होंने। तो ये स्थिति बनी हुई है। आज मैंने हल्द्वानी का एक न्यूज़ देखा था, मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी का। उसमें कहा गया है 400 दवाई ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर ओपीडी के लिए है, और 150 दवाई जो है बाहर जो प्रधानमंत्री औषधालय है उसमें बनाया और बाहर लिखने के लिए तो अल्मोड़ा का क्या है, वो भी तो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी होना चाहिए, हमारी ये मांग है। और जो ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हैं डिलीवरी केस में, वो सबसे ज़्यादा उनकी हत्या हो रही है, वो मर रहे हैं सबसे ज़्यादा। किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा। यही हमारी चकुटिया में पिछली बार एक बेटी के गोद में एक पिता ने दम तोड़ा। वो क्यों? टाइम से इलाज नहीं मिला, एम्बुलेंस का पहिया खराब हो गया। एम्बुलेंस की स्थिति भी खराब है, ना ऑक्सीजन है उनमें। तो ये स्थिति मतलब पहाड़ में एम्बुलेंस की समस्या ज़्यादा बनी हुई है। सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। एक एम्बुलेंस किसी हॉस्पिटल के पास है, कहते हैं या तो तेल नहीं है इसमें, तुम तेल डलाओ, या तो वो कहते हैं टायर खराब है, तुम सर्विसिंग के पैसे दो। जैसे उनको हॉस्पिटल में लाते हैं तो वैसे वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है। वो डॉक्टर नहीं मिलता क्या है, करेगा वो पेशेंट? क्या करेगा? यही स्थिति है। तो जो जी धन सिंह रावत जी कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने, हमने पिछले बयान में उनका सुना था, उन्होंने कहा कि हमने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि डॉक्टर पेशेंट को ढूंढ रहे हैं, कहा उन्होंने। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप अल्मोड़ा आइए, आपका स्वागत है। अल्मोड़े में जो है पेशेंट डॉक्टर भी ढूंढ रहा है और दवाई भी ढूंढ रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। सरकार के नेता कुछ और कह रहे हैं और धरातल में स्थिति कुछ और है। और बिल्डिंगें बन रही हैं, उनका पैसा निकल रहा है फटाफट, कमीशनखोरी चल रही है। उनकी कैसी निकल रही है? उनकी बिल्डिंगें, हमें बिल्डिंगें नहीं चाहिए, हमें बड़ी इमारतें नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं दो ही कमरे हो हॉस्पिटल में, लेकिन एक अच्छी व्यवस्था हो ना, दवाई हो, टाइम से एक्सरा हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए। हमको तो सुविधा चाहिए ना। इतनी बड़ी बिल्डिंगों से, लिफ्ट से हम क्या करेंगे? लिफ्ट से भी जाएंगे, बड़े बिल्डिंगों के अंदर जाएंगे, वहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, टाइम से पेशेंट को देख नहीं है। नीचे बेस हॉस्पिटल का तो ये है ना कि रात में पेशेंट को तो देखने वाला भी नहीं है कोई, इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं पेशेंटों के साथ। डिस्ट्रिक्ट का भी यही हाल है, सोमेश्वर का भी वही हाल है। ठप्पा लग रहा है उसमें कि बाहर की दवाई देना वर्जित है, और अंदर से डॉक्टर सादे पन्ने में लिख रहा है कि दवाई बाहर से लो। ये स्थिति बनी हुई है। वो तो जो दवाई काउंटर है, वो तो ये भी नहीं बता रहा है ग्रामीण जनता को कि प्रधानमंत्री औषधालय कहाँ पर है, ये भी नहीं बता रहा है। ये स्थिति बनी। और जिनकी डॉक्टर से जान पहचान है उनका इलाज फर्स्ट कर दे रहे हो, और जो दूर दराज से आ रहे हैं उनसे कह रहे हैं आप लाइन में लगो। मैंने डिस्ट्रिक्ट में देखा, यहाँ अल्ट्रासाउंड जिनकी जान पहचान है उनका लगे, उनका 3 दिन से उनका नंबर नहीं है, 3 दिन से नंबर नहीं है। और महिला में गर्भवतियों का सबसे पहले होना चाहिए, महिला की अल्ट्रासाउंड भी बंद पड़ा हुआ है। गर्भवती महिलाओं के लिए तो और भी दिक्कत है, बाहर का अल्ट्रासाउंड उनका देखा जाता है नहीं। तो ये स्थिति बनी हुई है ना, इसलिए जो है हम लोग नौजवान युवा साथी जो है हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या करें? क्या करें? ये दुर्दशा है, ये विकास होना है, विनाश हो रहा है पहाड़ का। क्या है जिनके मेडिकल स्टोर ऑलरेडी बाहर है, उनके मेडिकल स्टोर है, वो अपनी दवाई बेचेंगे ना। तो ऐसे लोगों के तो लाइसेंस रद्द होने चाहिए। वहाँ नीचे बेस हॉस्पिटल के यही हाल तो है। अगर अंदर दवा देना वो फ्री में लग जाएंगे तो बाहर कैसे बिकेंगे? बाहर की दवाई कहाँ से लेंगे? उनके तो बाहर में मेडिकल स्टोर चल रहे हैं ना। बाहर की मेडिकल स्टोर की दवा जो 250 में जा रही है, तो वो दवाई वहाँ 90 रुपये में, 100 रुपये में जन अस्पताल में मिल रहा है। तो उनको तो फायदा बाहर से है ना, वो अंदर दवाई रख ही नहीं रहे। ऐसे लोगों का, मैं तो कहती हूँ मेडिकल प्रशासन से भी कहती हूँ कि ऐसे लोगों के लाइसेंस को रद्द करो। और मैंने जो मेडिकल के प्रशासनिक अधिकारी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताइए आपके पास पैसे की कमी है या आपको सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं या आपके पास दवाइयाँ इतनी है? तो बोले कि पैसे हैं लेकिन टेंडर प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है। हमने कहा बताइए क्या दिक्कत है? कह रहे हम ऑलरेडी ओपन नहीं बता सकते हैं क्या दिक्कत है। तो ये पैसा तो आ रहा है बोल रहे हो, पैसा तो हमारे पास पर्याप्त है कह रहे हैं। अरे मैंने कहा कि आप टेंडर प्रक्रिया का न्यूज़ निकालिए। मैंने कहा जो व्यक्ति लाइसेंस वाला होगा तो टेंडर डालेगा। तो बोलने कि नहीं, कंपनियां पहले कोई ठेकेदार टेंडर उठाने के लिए तैयार नहीं, फिर कंपनी दवाई देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्या मतलब होता है? कब क्या होता है कोई पता नहीं। जनता के साथ इतना खिलवाड़ कर रही है, जनता के साथ क्यों वोट मांगने के लिए आते हैं? तो आयुष्मान कार्ड है, जब आदमी एडमिट हो रहा है तो उससे कह रहे हैं हम तुझे लाभ देंगे, तब तो उसको आयुष्मान का बेनिफिट मिल रहा है। अगर वो भर्ती नहीं होता है तो उसको नहीं मिल रहा। मैं तो सरकार से कहना चाहती हूँ, भ्रष्टाचार गौर कर। तुम्हारे डॉक्टर कर रहे हैं ना, देहरादून में कौन पकड़े गए थे? तुम्हारे डॉक्टर पकड़े गए थे ना, 10-10 करोड़ के भ्रष्टाचार करते हुए। मरीज तो नहीं पकड़ा गया। दवाई जो डॉक्टर उसको दवाई लिखेगा वही तो लेगा उसमें से वो। लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के बजाय इन्होंने आयुष्मान कार्ड से लाभ लेने वाली गरीब जनता का हक छीन दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हम तो इस चीज़ के भी खिलाफ हैं कि आयुष्मान अगर खोला है तो उसका लाभ गरीब जनता को दो।
इनके डॉक्टरों ने किया है भ्रष्टाचार। आंदोलन अनिश्चितकालीन है हमारा। अभी हमने कल तीसरे चरण में हमने प्रशासनिक का पुतला फूका है, प्रशासनिक कॉलेज का तीसरे चरण में। और तीसरा चरण क्या होगा ये तो सरकार भी नहीं जान सकती, हम भी नहीं जान सकते। हम कहाँ तक उग्र होंगे भी नहीं। हम गांधी जी के चरणों में हैं, बैठे हैं, कृपया शांत हैं। जब क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार जब चुनाव लड़ती है तो हमारा नेता क्या कहता है, मैं एक अच्छी शिक्षा दूंगा, रोजगार दूंगा, तुमको एक अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, ये बोलता है। अच्छा, हम लोग 16 तारीख से 16/12/2025 से हम लोग बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट चिकित्सालय जहाँ मेडिकल कॉलेज है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपने एक डेलीगेट के संग, अपने सभी साथियों के संग हम लोग वहाँ पर गए। अपने बड़े प्यार से उनसे बात करना चाहिए। हमने कहा कि भाई हमारी कुछ 8 सूत्री मांगे थी कि उसमें हमारे को कोई सांत्वना दी जाए या उस पर कोई कार्रवाई की जाए। तो सर्वप्रथम तो वहाँ पर जो अधिकारी है, MS है, चाहे वो प्रिंसिपल है, उनने इतना रफ और इतना रूड भी वहाँ पर अपना व्यवहार किया जिससे कि वहाँ पर माहौल बिगड़ भी सकता था। लेकिन हमारे सब साथी लोग गंभीर रहे, उनने ऐसा कोई भी वहाँ पर उल्टा सीधा कदम नहीं उठाया जिससे कि वहाँ पर माहौल ख़राब हो सकता था। हम शांतिपूर्ण तरीके से मेडिकल कॉलेज में धरने में बैठ गए। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हमको रात को 7:30 बजे वहाँ से उठा के ये गांधी पार्क धरना स्थल में भेज दिया। यहाँ पर हम लगातार तब से दिन रात इतनी कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे हम लोग बैठे। उसके बाद भी आज लगभग हमको 5 दिन पूरे हो गए हैं और प्रशासन का आदमी भी कोई हमको देखने नहीं आ रहा, मेडिकल कॉलेज का प्रशासन का आदमी भी कोई हमको देखने नहीं आ रहा। और ये जो हमारे जनप्रतिनिधि है जिनको चुन के हमने भेजा है, ये भी यहाँ आने की जहमत नहीं उठा रहे। भैया क्या स्वास्थ्य हम ही लोगों के लिए मांग रहे हैं? क्या ये विधायक या ये प्रशासन में रहने वाले लोग ये भी तो बीमार होंगे? हमारा जो मुद्दा है ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये सब लोगों का और आम जनता का मुद्दा है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। चाहे आप लोग मत आए हमारे संग, लेकिन हम आपके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। आपने हमारा साथ देना है दीजिए, हमारा साथ देना है नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन हम आपके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, ये हमने ठान रखा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात मैं कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर और बेस हॉस्पिटल में भी वही स्थिति है। जैसे किसी बच्चे का चेस्ट जगड़ जाती है या कोई सांस का पेशेंट आ जाता है या किसी प्रकार से उसका, तो उससे कहते हैं कि जाओ तुमको भाप दिला देते हैं। एक किट से भाप दिला रहे हैं, एक किट से। बताओ, वही श्वास वाले पे लग रहा है, वही बच्चे पे लग रहा है, 5 साल के बच्चे पे ना, वही 10 साल के बच्चे पे लग रहा है, वही भी कोई दूसरी पेशेंट महिला आ गई उस पे एक किट इतनी बड़ी है। जाओ बाहर से हॉस्पिटल में अगर तब हम वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अगर तुमको किट चाहिए नया तो तुम बाहर से खरीद के लाओ, अंदर भाप ले लो। क्या इतने बड़े हॉस्पिटल में क्या 15 किट नहीं है इनके पास? भाप दिलाने के लिए 15-20 किट तो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए ना, चाहे वो बेस है, चाहे वो महिला है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और भाप दिलाने के लिए भी बाहर से किट लाना पड़ा, ये शर्म की बात है। वहाँ जाते हैं भाप दिलाने के लिए, वो बोलते हैं तुम बिल्कुल जागरूक नहीं हो, अब किट लेके आओ बाहर से किट लेके आओ। मुझे तो समझ में नहीं आता, यहाँ तो लोग बीमारियां लेने आए हैं। हाँ। ऐसा बोलते हो। और वो हॉस्पिटल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास एक दिन के करीब ठंड के दिन है आजकल, बच्चों के छाती जगड़ जाती है, बूढ़ों की श्वास के पेशेंट आ जाते हैं, बहुत ज्यादा लगेगा वो किट। तो एक दो हो बड़ा हो, सांस वाला बीमारी से भाप दिला रहे हैं, ये भी बड़ा घातक है। टीबी वाला हो रहा है, सबको लगाएंगे उसको। उसी बीमारी टीबी वालों को भी लग रही है। किट चेंज नहीं करेंगे वो, बस एक उससे साफ कर देंगे उसको, लो ये ठीक है लगा लो। अगर डॉक्टर से शिकायत करें तो कहते हैं कि मैं बाहर लिख देता, आप बाहर से किट ले आओ। ये स्थिति बनी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो दंत विभाग है उनसे भी हमारी बहुत बड़ी शिकायत है। उनसे शिकायत ये है जो पहले तो वो इंजेक्शन लगाते हैं, 2-4 इंजेक्शन तो बर्बाद करते हैं। सबसे पहली बात ये, उनको इंजेक्शन ही नस में लगानी है किसमें, उनको यही पता नहीं होता है। दूसरी बात है जिससे वो दांत तोड़ते हैं वो औजार धुले नहीं होते, ना ही वो पके होते हैं, ना उनको मशीनों में बाला जा रहा है, ना उनको धोया जा रहा है। और तीसरी बात है, अगर हम कहते हैं दांत भरना है, दांत भरना नहीं है वहाँ। अगर हम कहते हैं कि यार रूट किनार करना है, उनके पास रूट किनार नहीं है, केवल दांत तोड़ना है बस। और दांत तोड़ने में भी आज कोई और तोड़ रहा है तो दूसरे दिन कोई और तोड़ रहा है। अगर वो दांत तोड़ने के बाद अगर फर्स्ट जम जाता है, वो जम जाता है, तो फिर वो बाहर की दवाई लिखते हैं, बाहर से दवा लाओ, हमारे पास दवाई नहीं है। सिर्फ एक दांत और दंत विभाग भी एक मजाक बना के रख दिया ना, खाली लोगों के साथ, मतलब एक धब्बा मजाक है, तोड़ना ही तोड़ना है वाला इनका सिस्टम है।
तो ये भी बहुत पब्लिक के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। न वो औजारों को धो रहे हैं और ना ही वो अच्छे से इंजेक्शन लगाते हैं। परसों एक माता जी का उन्होंने दांत तोड़ा, दांत ही सुन नहीं हुआ, इतना बड़ा गाल, बाद में उसकी यहाँ सेफ्टी हो गई और बरेली जाके उसने इलाज किया, यहाँ सेफ्टी हो गई पूरी, यहाँ से फर्स्ट निकलने लगा उसका, और बरेली गई तो डॉक्टर ने चीरा लगा दिया उसका यहाँ से, फिर वो कैंसर बन गया। अब वो धीरे धीरे वो सारकोमा को बदलेगा, कैंसर का रूप लेगा वो। तो ये स्थिति है इनकी, इनको ये अंदाजा नहीं कि दांत सुन हुआ नहीं हुआ, ये वैसे ही और वही औजार इसके दांत में भी लगाया, उसके उसी औजार से दांत तोड़ रहे हैं। जबकि एक दांत तोड़ने का मतलब है कि एक ऑपरेशन के ही मैटर समझ लो उसको, कि औजार पका होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ये कोई इनकी कोई वो नहीं है, ये स्थिति बनी है। और एक पेन किलर के सिवा इनके पास कोई नहीं है, एक एसिलॉक देते हैं ये, एक पैरासीटामोल देते हैं, एंटीबायोटिक इनके पास होती नहीं है, फिर ये बाहर लिख देते हैं, बाहर से एंटीबायोटिक देते हैं। ये स्थिति बनी है इनके पास। और न इनके पास रूट किनार है, न ये नया दांत की सेट भी तैयार नहीं कर रहे हैं, जबकि हॉस्पिटल में दांत भी नहीं बननी चाहिए, दांत की सेट भी तो पहनानी चाहिए लोगों को। दांत पकाने का, दांत बनाने का इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, खाली एक दंत विभाग है इनका। अगर दांत तोड़ने के बाद सूज जाता है या उसमें कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो कह रहे हैं अब तुम आगे दिखा दो। ये स्थिति हॉस्पिटल में क्या बोलते महिला, हैं, ये जिला हॉस्पिटल में वहाँ अगर दूर दराज से कोई महिला आती है तो पहले तो महिला को टाइम मिलता नहीं है, वो बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार होकर वो आती है। उसके बाद यहाँ बहुत टाइम के बाद डॉक्टरनी वहाँ मिलती है, उसके बाद फिर वो आती है तो वहाँ फिर डॉक्टरनी उससे बोलती है कि अल्ट्रासाउंड कराओ डिस्ट्रिक्ट से। फिर उसको डिस्ट्रिक्ट से फिर ऊपर जाने के लिए उसको बुधवार के दिन फिर आना पड़ता है। फिर आने के बाद उसको फिर उसी समय उसको वो मिलता है, रिपोर्ट मिलती है। फिर वहाँ वो जाती है दूसरे दिन दिखाने के लिए, वहाँ डॉक्टरनी गायब आ जाती है, नाइट शिफ्ट में है। अरे बताओ, नाइट शिफ्ट में है, यहाँ शिफ्ट में है, अरे वो आगे लिखो ना, क्या बोलते हैं आज ये डॉक्टरनी नहीं है, चार्ट होना चाहिए आगे से, वहाँ लिखो ना कि आज ये डॉक्टरनी नहीं है, ये इतने दिन के बाद आएगी, ये आएगी। खुद मैं गई वहाँ, मैंने भी अपना अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ डॉक्टरनी गायब। किससे लिखेंगे हम दवाई, कौन लिखेगा हमारी दवाई? फिर 2 हफ्ते के बाद आएंगे, 3 हफ्ते के बाद, उसका तो इलाज करने वाला ही मर जाएगा तो कौन करेगा? ये है दूसरी, ये लोग इलाज करना नहीं जानते, बस रेफर करना जानते हैं। जब तक इनका वही पढ़ के आए हैं मेडिकल कॉलेजों में, जब तक इनका कमीशन बनते रहेगा तब तक ये दवाई लिखते रहते हैं, कहते 4 दिन के बाद आ जाओ, 7 दिन के बाद आ जाओ। फिर इनका कमीशन फुल हो गया तो कहते हैं तुम वहाँ आगे चले जाओ, हमारे बस का 2-4 दिन मरीजों को भर्ती करते हैं। हाँ, एक महिला को हमने पिछली बार, एक महिला आई थी बिंता से, उस महिला को यहाँ मैं खुद गई थी, उसको बेस में एडमिट किया, उसका ये सूल फ्रैक्चर था, यहाँ से कमर की जो सूल हड्डी होती है वो फ्रैक्चर थी। तो उस महिला को 3 दिन भर्ती किया ठहरा। 3 दिन तक डॉक्टर ने उसे नहीं बताया कि मैं तेरा ऑपरेशन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बेस हॉस्पिटल में। उसके बेटू को सीएमओ से फोन करके रेफर लिखवाना पड़ा, हल्द्वानी जाके उन्होंने बेस में उसका प्लेट डलवाई ऑपरेशन। बाद में उन्होंने कहा कि सर ये पेशेंट भर्ती है, मेरे सामने की बात है कि क्या होगा, कहने कहा कि यहाँ तो ऑपरेशन होगा नहीं। अरे ऑपरेशन नहीं होना था तो उसको 3 दिन भर्ती क्यों किया? और यही स्थिति है इनके हड्डी के डॉक्टर ने बताया नहीं कि मैं ऑपरेशन करूंगा नहीं करूंगा, खाली एडमिट कर दिया, जबकि उसने एक्सरा देख लिया था कि फ्रैक्चर है और ये ऑपरेशन में यहाँ नहीं कर पाऊंगा इसका। ये भाई साहब आए, उसको ये एंटी सर्जन नहीं मिला, एक एंटी सर्जन नहीं मिला, यहाँ से उसको ऋषिकेश रेफर करना पड़ा। लास्ट में उसकी डेथ हो और बाद में ऋषिकेश में पता लगा कि उन्होंने कहा तुम 10 दिन पहले आए होते तो तुम्हारे सुधार होता। और इन्होंने उसको यहाँ 10 दिन तक और यहाँ 3-4 दिन तक वो रहा। उसने बोला आपने पहले बताया क्यों नहीं बताया? फिर उसकी घर आया और तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होगी, ऋषिकेश दिया, वहाँ भेजा, लेकिन उसकी लास्ट में डेथ हो गई। डॉक्टर ने यही बोला आप 10-12-7-8 दिन पहले आ जाते। यहाँ एक एंटी सर्जन नहीं है, एंटी सर्जन नहीं है, उसका नाक में हुआ था बहुत बड़ा, छुट्टी में है, यहाँ है, वहाँ है बोल दिया। सिर्फ इन्होंने उसको शुगर की इंजेक्शन दी कि तेरा शुगर कंट्रोल करेंगे। इनको ये पता नहीं था कि उसको शुगर किस हिसाब से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से उसको शुगर आ रहा था। बाद में पता लगा कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें शुगर की इंजेक्शन भी गलत दी, तुम्हें शुगर था नहीं, तुम्हारे इन्फेक्शन की वजह से तुम्हें शुगर दिखाया जा रहा था, शुगर दिख रहा था। तो वो शुगर की इंजेक्शन लगने की वजह से उसको और भी उसको रिएक्शन हुआ। जब वो अपना इलाज कराने के लिए अच्छा हॉस्पिटल में गया तो उसको पता चला और डॉक्टर ने बोला लास्ट आधा तो उसकी शुगर की इंजेक्शन से उसको रिएक्शन हो गया। छोटे उसके बच्चे हैं, हमारी उम्र का ही हो 30 साल का।